पहले बांग्लादेश और फिर पश्चिमी बंगाल, ऐसे दो बड़े मुद्दे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को हिला के रख दिया है। पूज्यपाद जगदीश शंकराचार्य भगवान जी ने भी ऐसा कहा है कि जो वर्तमान शासन व्यवस्था है इसमें मातृशक्ति की रक्षा संभव ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना शासन तंत्र की सहभागिता के इतना बड़ा कांड होना जो है वो संभव नहीं है। अगर न्याय प्रणाली जो है वो इतनी सक्षम हो कि अपराधी को एक निश्चित समय में दंड देने की उसमें शक्ति हो तो इन मामलों पर जो है तुरंत रोक लग सकती है। पहले बांग्लादेश और फिर पश्चिमी बंगाल, ऐसे दो बड़े मुद्दे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को हिला के रख दिया है। आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के राष्ट्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य अजय शर्मा जी। अजय जी, सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी बंगाल में जो आपने देखा, जो महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत का जो मामला सामने आया, जो भी जानकारी मामले से संबंधित आई है सामने, बेहद एक खौफनाक थी। क्या लगता है कि जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है? इस तरीके के मामले क्यों जो लगातार है वो सामने आ रहे हैं? इसका जो मुख्य कारण है वो तो ये है कि देश में जो वर्तमान संविधान है उसके अंतर्गत जो शिक्षा नीति है, जो न्याय पद्धति है, उसमें काफ़ी कमियां हैं। क्योंकि शिक्षा नीति का उद्देश्य जो आज है वो अर्थ और काम है। पूज्यपाद जगदीश शंकराचार्य भगवान जी ने भी ऐसा कहा है कि जो वर्तमान शासन व्यवस्था है इसमें मातृशक्ति की रक्षा संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर सनातन धर्म की हम बात करें तो उसमें एक एक मातृशक्ति की रक्षा के लिए हमने एक एक विश्व युद्ध जो है मोल लिया है। इतनी अहमियत जो है सनातन धर्म और संस्कृति में मातृशक्ति की सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि समाज का निर्माण ही मातृशक्ति के द्वारा होता है। और बड़े बड़े इस समय देश में जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको भी जन्म ही तो एक मातृशक्ति देती है। बड़े बड़े जो संत महापुरुष हैं उनको भी जन्म मातृशक्ति ही देती है। तो जो आधारभूत ढांचा किसी भी राष्ट्र का है उसको खड़ा करने में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और इस विषय पर जो है जो शासन तंत्र है उसकी जो भूमिका है वो बहुत ही जो है संजीदा होनी चाहिए और बहुत ध्यान से इस विषय को जो है जो बंगाल में जो कुछ हुआ उसको हैंडल करना चाहिए। देखिए, मामले जो हैं वो पहले भी इस तरीके के आते थे सामने, रेप, मर्डर, ये, लेकिन अब जो मामले आ रहे हैं वो जो है बहुत खौफनाक है। जो भी आपने देखा इस मामले की यदि हम बात करें, बेहद एक बहुत ही घृणित मानसिकता वाले लोग जो हैं वो समाज में इस समय हैं। ऐसी जो समाज की जो सोच है वो कहाँ से आ रही है, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि पहले जैसे मैंने कहा कि देखो ये जो मामला जो पश्चिम बंगाल कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर बेटी का जो बलात्कार सामूहिक हुआ और उसके बाद हत्या हुई है, ये बहुत ही ये आम जो हत्याएं, मातृशक्ति की हत्या तो किसी कोई भी हो वो उसको हम कम नहीं आंक सकते। मगर इस हत्या ने जो है पूरे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी जो समाज है जो उसको जो है झकझोर दिया है जी। तो इससे जो मुझे ऐसा लगता है कि बिना शासन तंत्र की सहभागिता के इतना बड़ा कांड होना जो है वो संभव नहीं है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, वहाँ की जो पुलिस मशीनरी है या सरकारी तंत्र है, उसकी कहीं ना कहीं इसमें जो है वो मिलीभगत है। और अगर हम माने कि उनकी मिलीभगत नहीं है तो अगर घटना घटी तो तुरंत जो न्याय होना था वो न्याय की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती। अगर मुख्यमंत्री जो है निर्दोष होते या पुलिस कमिश्नर निर्दोष होते या वहाँ के प्रिंसिपल जो है निर्दोष होते, मगर जो घटनाक्रम संचार माध्यम से हमारे सामने समाज के सामने आ रहे हैं तो समाज जो है वो इतना बुद्धिहीन तो नहीं है कि वहाँ क्या घटा उसको पता नहीं है, परंतु उसको जो दबाने का प्रयास हो रहा है। और जैसा आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस के ही एक एमपी ने जब इस मुद्दे को अपने हृदय की वेदना को समाज के सामने रखा तो उसको भी नोटिस दिया गया कि आपको पुलिस ने बुलाया है, उनको भी अरेस्ट करने की उनकी भावना थी। बीजेपी के एक एमपी ने अपना मुद्दे को उठाया, उनको भी ऐसा नोटिस, और अन्य भी जो लोग जो सक्रिय रूप से वहाँ
डॉक्टर लोग हैं या और लोग जो भी वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उन सबको ऊपर एक तरह सा का अघोषित इमरजेंसी जिसको कह सकते हैं सरकार के द्वारा लगाई गई है। और जैसे जिस ढंग से साक्ष्यों को नष्ट करने का एक हजूम के द्वारा प्रयास होना और पुलिस कहे कि मुझे पता नहीं है, ये सब इस ओर इंगित करते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो शासन व्यवस्था है वो भी भ्रष्ट हो चुकी है, उसको भी मानवीय मूल्यों के साथ किसी तरह का कोई प्रेम नहीं है और उनका जो हृदय बहुत कठोर हो चुका है। आपको लगता है जो हमारा कानून है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, डर नहीं है एक जो अपराधी हैं उनमें, इसी वजह से इस प्रकार की जो ये घटनाक्रम है ये सामने आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। मैंने तो कहा कि देखिए, यदि किसी राष्ट्र में आप मानवता की रक्षा करने वाला समाज को तैयार करना चाहते हैं, स्वयं जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन होता है, अपने आप पर अनुशासन रखना, वो तो दो मुद्दे हैं। जो एक हमारी शिक्षा नीति है, एक न्याय प्रणाली है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर न्याय प्रणाली जो है वो इतनी सक्षम हो कि अपराधी को एक निश्चित समय में दंड देने की उसमें शक्ति हो, तो इन मामलों पर जो है तुरंत रोक लग सकती है। और शिक्षा पद्धति जो है वो क्या करती है कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण करती है। अगर उसमें नीति और अध्यात्म को हम शामिल कर लेते हैं शिक्षा प्रणाली में, और उसका उद्देश्य जो आज अर्थ और काम है उसको बदल करके हम जो है वो अर्थ और काम के साथ साथ जो है वो किसी न किसी तरह जो अन्य मानवीय मूल्य हैं उनके साथ जोड़ देते हैं, नीति और अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं, और धर्म और मोक्ष के साथ जोड़ देते हैं। क्योंकि धर्म ही ऐसा एक विषय है जिससे राजनीति निकलती है। राजनीति कोई अलग विषय नहीं है, धर्म के अंतर्गत ही मामला आता है, हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने धर्म से विमुखता, चाहे वो समाज हो चाहे शासन तंत्र हो, विमुखता आई है, और मोक्ष की तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो नीति और अध्यात्म जब तक हम शिक्षा प्रणाली में जो है वो शामिल नहीं करते और अपना जो कानून है उसको जो है वो सक्षम नहीं बनाते कि वो अपराधी को निश्चित समय दंड दे सके, ये मामले नहीं रुक सकते। जो राजनीति की आपने बात की, राजनीतिक पार्टियों की यदि हम बात करें, तो आपको लगता है ऐसा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मतलब इस मामलों को या इस प्रकार के जो भी ये मामले सामने आते हैं वो लोगों की सुरक्षा और जो देश की सुरक्षा है उससे पहले वो पार्टी हित देखते हैं? मुद्दा वो तभी उठाया जाता है जब ऑपोजिट किसी अदर पार्टी का हो या उनके राज्य का हो। तो आपको लगता है इस विषय पे जो राजनीति है उसको छोड़ के इस मुद्दे को मतलब हल करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा नीति का उद्देश्य अर्थ और काम है, तो राजनीतिक दलों का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो चुनाव जीत कर देश पर शासन करना है। क्योंकि राजनीति कभी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे राजनेता कहा करते थे कि ये सेवा का माध्यम है। अब वो सेवा का माध्यम नहीं रहा। जो झटपट अमीर बनना चाहता है वो राजनीति में आ जाता है। तो जब राजनीति का उद्देश्य ही जो है जेन केन पर केन लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करना होगा, तो उनके लिए ये मुद्दे जो है वो अहम नहीं हो सकते कि समाज जो है वो कैसे किस ओर जा रहा है, समाज कैसा बन रहा है। उनके जो परिवार सुरक्षित हैं, देखिए जब तक राजनेताओं के परिवार सुरक्षित हैं, जितनी भी घटनाएं इस समय देश में हो रही है उसका प्रभाव पड़ रहा है आम समाज पर, जो मतलब रोजी रोटी के लिए जो पूरा दिन काम में लगा रहता है, अन्याय उन्हीं के साथ होता है। और पहली बात तो है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं या उनके करीबी लोग हैं, पहले तो उनके साथ अन्याय होता ही नहीं है, अगर होता है तो उनको न्याय तुरंत मिल जाता है। ये जो दो तरह की प्रणाली है, हम ये भी नहीं कह सकते कि न्याय में बिल्कुल क्षमता नहीं है, मगर न्याय प्रणाली व्यक्ति को देखकर काम करती है। यहाँ भी अगर मान लो कि वो डॉक्टर बेटी है, वो किसी मंत्री की बेटी होती या बहुत बड़े किसी प्रशासनिक अधिकारी की बेटी होती, तो आज तक 10, 20, 50 लोग जेल के अंदर होते और उनकी सजा के लिए वो उसके नज़दीक पहुँचे होते। और अभी तक सीबीआई पर भी मैं जो कहूँगा कि सीबीआई पर भी मेरा भरोसा जो है वो टूटता जा रहा है। क्योंकि सीबीआई आज भी एक ही व्यक्ति को एंगल बना करके जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो साक्ष्य हैं, मैं अब क्या बताऊं कि जो सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस हैं उसमें लगता है कि 8 से कम लोग जो हैं उस जघन्य अपराध में शामिल नहीं थे और उससे अधिक हो सकते हैं।
मगर फिर भी एक ही व्यक्ति को लेकर वो सारा जो भी आज तक इतने दिन उसने गुजार दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई पर भी जो है वो न्याय देने में सक्षम होगी। तो जब तक मुख्य भूमिका जो होती है वो तो सरकारी मशीनरी की होती है। कोर्ट तभी जो है वो कल्प्रेट को जो है वो फांसी की सज़ा, जहाँ कोई बड़ी सज़ा दे सकती है, जब जो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सही ढंग से करे। आज तक उस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं डाला गया कि 3-4 महीने में वो फिर आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक ही ना रहे मामला, तो 4-6 महीने में ही जो व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है उनको अगर मौत की सज़ा मिल जाती है, फांसी की सज़ा हो जाती है, तो दूसरों के लिए एक अच्छा संदेश। संदेश होगा। और फिर लोग जो है थोड़ा कोई जो गुंडा तत्व है वो भयभीत होंगे इस तरह का कार्य करने में। एक और ऐसा ही मामला बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जो अत्याचार किए गए, जी वो भी जी काफी जो हाईलाइट रहा मुद्दा। जी अभी भी उसको लेके काफी जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जी उसको लेके एक बार फिर से जो भारत है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो है मांग उठी है। जी आपकी जो परिषद है वो भी पिछले लंबे समय से जी इसी जी जी चीज को लेके जो है जी संघर्ष कर रही है, जी। तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जैसे हमने पहली डिस्कशन की है, तो आप देख रहे हैं कि 75 वर्ष में ही हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 500 वर्ष की गुलामी तो मूलों की झेली, 200 वर्ष के लगभग गुलामी जो है अंग्रेज़ों की झेली, मगर कहीं भी समाज में इस तरह का वातावरण अंग्रेज़ काल में भी नहीं था कि उस समय भी किसी भी बहन है, बहू है, बेटी है, वो आधी रात को भी जाती थी तो उसको कोई डर नहीं होता था। तो स्वतंत्र भारत में ये जो होना है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है संविधान पर भी, कि जो सेकुलर संविधान है वो हमें न्यायपूर्ण जो है शासन प्रणाली देने में सक्षम इस समय सिद्ध नहीं हो रहा है। तो हमने जो पूज्यपाद गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगदू शंकराचार्य भगवान जी ने ये हिंदू राष्ट्र की बात समाज के सामने रखी है। उसके दो कारण हैं। एक तो ये लड़ाने बिड़ाने वाला मुद्दा नहीं है। इसका एक आधार ये है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, उस नाते आज विश्व में किसी भी मत पंथ के लोग हों, उनके पूर्वज जो थे वो तो हिंदू ही थे, उस नाते हम भाई बहनी तो सिद्ध होते हैं। तो ये तो मिलाने की बात है, झगड़ा लगाने वाली नहीं है। दूसरा जो इसका पहलू जो मांग है उसका कारण ये है कि विश्व में लगभग 150 करोड़ या 125 करोड़ हिंदू होंगे। अगर 150 पौने 200 करोड़ मुसलमान हैं तो उनके पास 60 के करीब देश हैं जो मुस्लिम कुरान शरीफ के आधार पर चलते हैं। और इसी ढंग से जो 100 के आसपास या 150 के आसपास देश ऐसे, 125 के आसपास देश ऐसे हैं जो बाइबल के आधार पर चलते हैं, जो ईसाई राष्ट्र हैं। तो इतनी बड़ी जो आबादी है, क्या उसको न्याय देने के लिए विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? तो हिंदुओं को न्याय देने के लिए, मान लो कल को भारत में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बांग्लादेश में जैसे अभी आपने बात की है अन्याय हो रहा है, पाकिस्तान में भी होता रहता है, अन्य देशों में भी हम घटनाएं सुनते हैं। तो आखिर अगर मान लो किसी भी देश में हिंदुओं के साथ अन्याय होगा तो वो उनके पास ये तो एक सिक्योरिटी रहे कि कोई एक देश है जो यहाँ मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ मुझे न्याय मिलेगा। मैं अपने जो मेरा जो अपना जो हिंदुओं का देश है वहाँ जाऊँगा तो मुझे न्याय मिल जाएगा। तो ये जो एक भावना है व्यक्ति में, उसको पैदा करने के लिए कि इतनी बड़ी आबादी के लिए आप उनकी जो संस्कृति है, उनका जो धर्म है, उसके आधार पर जो फिर उस संस्कृति का जो आधार क्या है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सबका भला हो, सब सुखी रहें, ऐसी जो मानवता को पसंद करने वाला धर्म है, संस्कृति है, जो सबकी सुरक्षा की चिंता करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिना किसी मत धर्म के भेदभाव के, अगर वो ही जीवित नहीं रहेगा तो विश्व में कौन जीवित रहेगा? इसलिए हम तो यूएनओ से, वर्ल्ड बैंक से और अन्य जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी अदारे हैं उनसे भी ये मांग करते हैं कि आप भारत को कम से कम भारत, नेपाल और भूटान को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, जिससे कि हिंदुओं की जो सभ्यता है, संस्कृति है, धर्म है, उसको उसके अनुसार जो लोग जी रहे हैं उनको भी सुरक्षा प्राप्त हो और मानवता की रक्षा जो पूरे विश्व में हो सके, उसका एक रोड मैप वहाँ से निकलकर सामने आ सके। तो ये थे हमारे साथ अजय शर्मा जी, जिन्होंने दो गंभीर विषयों पर अपनी राय रखी
और जी हाँ, इस समय ज़रूरत है सख्त कानून की, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन्हें रोका जा सके। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ मैं रजनी ठाकुर, भारत न्यूज़ पठानकोट।